अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, आज का जो मौजू है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौजू है। उसमें 2-3 चीज़ें सेगमेंट्स मैंने एडअप कर दी हैं, क्योंकि मेरे पास जो आज की जो गेस्ट हैं अनीसुल इस्लाम साहब, जो कि तकरीबन कोई 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं इन तीनों एरियाज़ के अंदर। सोचा कि मैंने इन तीनों एरियाज से उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने निकाले हैं। उससे पहले कि मैं मूव करूं अपने गेस्ट की तरफ, मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाहूँगा। फ्लीट मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड कोई 70% ऑफ द पाकिस्तानी कंपनीज जो हैं वो दे आर फेसिंग इनएफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ डिजिटल फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरीके से अगर हम कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर हवाले से बात करें तो हमारे पास यहाँ पे भी जो थोड़ा सा ज़रा लैकिंग हो रही है। हमारे पास अराउंड कोई ओवर 60% ऑफ बिजनेसेस इन एशिया जो है वो दे आर फेसिंग चैलेंजेस। ये 2023 की डेलॉयट की रिपोर्ट है, उसके अंदर ये थोड़ा सा जब अब देखते हैं कि किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकते हैं। मैंने इसी वजह से आज अनीसुल इस्लाम साहब को बुलाया, जो कि एक्सपर्ट हैं, अराउंड कोई 30 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक और भी बड़ा जो इशू आ रहे हैं वो आजकल आ रहा है शिपिंग एंड मैरीन क्लेम्स के हवाले से। इन पाकिस्तान पोर्ट ट्रस्ट हुआ या पोर्ट कासिम हुआ, दे आर हैंडलिंग 95% ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड्स, जो कि मैरीन क्लेम की मैनेजमेंट के हवाले से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है। तो इसी सिलसिले में मैंने जो है वो ये जो मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताया, तो मैंने सोचा कि किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो कि एक्सपीरियंस रखता हो इसी फील्ड के अंदर। तो आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का, क्योंकि आपके पास इतना माशाल्लाह से रिच एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि आपको इनवाइट किया जाए और इस मौजू के ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये बहुत अहम एरियाज़ हैं, तीनों एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ा सा ज़रा मुझे आप बताएं ना कि 35 ईयर्स माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस हो गया है इसके अंदर। थोड़ा सा बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे ये आपका जर्नी स्टार्ट हुई। मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई, मैं तकरीबन आज से कोई 32 साल पहले जो है वो मैंने एज अ लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट के तौर पे जो है वो एक जगह ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद जो है वो एक शिपिंग कंपनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मल्टीनेशनल थी, तो उसमें ग्रोइंग के बहुत सारे मौके मुझे मिले। तो मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर रहा, तो फिर एंड में ऑपरेशंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो है वो एंड में आके जो मैंने स्टे किया वो मैरीन क्लेम्स के अंदर किया। तो मैरीन क्लेम्स जो है वो हफीज़ साहब बहुत मतलब एक वास्ट जो है वो समझने के तरीके से डिपार्टमेंट कह लें, या इसको आप कुछ भी कह सकते हैं इसके हवाले से, कि मैरीन क्लेम्स जो है वो हमारे यहाँ बहुत बैकबोन है शिपिंग का बेसिकली, क्योंकि पूरा के पूरा जो आपका वेसल है, पूरा के पूरा जहाज़ है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योर्ड है, ठीक है ना, ग्लोबली। तो पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनली जो है वो अंडर राइटर्स बैठे हुए हैं, अंडर राइटिंग कंपनीज हैं, जो कि उन तमाम वेसल्स को एक हैवी प्रीमियम के अगेंस्ट में जो है वो इंश्योर करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके अंदर होता ये है कि जितनी भी आपकी वेसल है, जहाज़ है, आपका शिप है, वो पूरा का पूरा जो है वो चूँकि कवर्ड है, तो उसके अंदर जितना भी कार्गो है, चाहे वो रॉ की शक्ल में, चाहे वो कंटेनर पैक कंटेनर की शक्ल में, वो तमाम जो है वो आपका इंश्योर्ड आता है, क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे इंपोर्टर्स हैं वो यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि उनको भी पता है, और जो उस शिपिंग कंपनी का एजेंट है वो यहाँ पे हर पूरी दुनिया के हर एरिया में जहाँ जहाँ जहाज़ मूव करता है वहाँ उनके ऑफिस मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब जहाज़ आता था तो इसमें हमारा ऑफिस मौजूद था, उनके एजेंट थे, हम समझ लेते थे, शिपिंग एजेंट थे यहाँ पे, तो मल्टीनेशनल कंपनी थी, तो हम यहाँ पे थे। तो हमारे पास जो मैरीन क्लेम्स आते थे वो ज़्यादातर शॉर्टेजेस डैमेजेस के आते थे। उसके अंदर ये था कि आपने कंटेनर जो है वो जब आपने ओपन किया पोर्ट के ऊपर, तो पता चला कि उसमें कुछ डैमेज निकला है, कोई भी ऐसी चीज़, चाहे वो ग्लास की शक्ल में हो या प्लास्टिक की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, तो उसमें थोड़ा बहुत जो है वो मार्जिन रहता था कि अगर लेट सपोज के उसके अंदर 2 टन एक तरीके से कार्गो रखा हुआ है, तो उसमें से 0.1%, 0.2% उसके अंदर डैमेजेस निकलती थी। ज़ाहिर सी बात है, जब मूवमेंट होती है कंटेनर की या रॉ निकलता है हैच से बाहर जब कार्गो, तो कहीं ना कहीं गिरता भी है ज़मीन पे, तो वो शॉर्टेज आती है। वो शॉर्टेज जो है वो आपका जो यहाँ पे कंसाइनी होता था, वो कंसाइनी यहाँ पे आपका जो है वो रजिस्टर्ड कराता था अपना शॉर्टेज क्लेम थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, और वो इंश्योरेंस कंपनी फिर हमारे पास आती थी कि जी ये डैमेजेस हैं वो हुए हैं, फिर उसकी एक पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर वो आपकी इन्वेस्टिगेशन है, फिर सर्वेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर टैली डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद एक लिटिगेशन का केस भी बनता है कि जी ठीक है आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके इस चीज़ को प्ली कीजिए, और फिर उसके बाद एक प्रोसेस
चलना शुरू हो जाता ठीक है। एंड में जाके फिर वो किसी ना किसी स्टेज पे आके 40%, 50%, 70% जैसी नौइयत है कार्गो की, उस हिसाब से वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, आपने एज यू सेड कि आपने जो स्टार्ट लिया था कोई अराउंड 1991 से आपने लिया था। इस बार मुझे बताइए कि ये अब एआई का रोल कितना अहम हो गया है इस फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि आपने उस वक्त देखा उस वक्त तो ज़्यादातर चीज़ें मैनुअल चल रही होंगी उस वक्त, लेकिन अब जो है वो एआई का दौर है, जीपीएस का दौर है। अभी साहब आज भी जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एआई अभी तक इतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी है जितना जो है वो इंटरनेशनली हो चुकी है। और हम अभी तक जो है अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो समझ लें इंक्रीज कर पाए हैं अपने आप को एआई के अंदर और जीपीएस के अंदर। थोड़ा सा हम जो थोड़ा सा इसके अंदर आगे आ पाए हैं वो एग्रीकल्चर साइड के ऊपर थोड़ा सा हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमने अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन और दूसरे जो सेक्टर्स हैं और दूसरी जो डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर हम अपना इसको अप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि हमें सबसे पहले फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर हमें अपने आप को सबसे पहले डिजिटलाइज करने की जरूरत है। जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होंगे हम इस एआई के ऊपर इतना अच्छी तरीके से जीपीएस के ऊपर इतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होते। मैं आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि अभी तक हम उसी मैनुअल पोजीशन में खड़े हैं आज भी, कि आज भी अगर हमारा कोई ट्रक जो है या कोई ट्रॉलर जो है वो अगर पोर्ट पे जाता है रॉ मटेरियल लेने के लिए जहाज से उतरा हुआ या कंटेनर लेने के लिए जाता है, तो वो आज भी पोर्ट के ऊपर उसके गेट के ऊपर खड़ा रहता है 2-2, 4-4 घंटे कि जी उसका ट्रांसपोर्टर आएगा, फिर उसको पर्ची देगा, फिर वो पर्ची के थ्रू गेट पास बनेगा, फिर वो गेट पास लेके ट्रक को लेके अंदर जाएगा, जहाज के सामने खड़ा करेगा, फिर वो जहाज की सवाबदीद है जो वहाँ पे जो स्टीविडोस काम कर रहे हैं कि उस ट्रक का नंबर कब आता है वो आज अभी घंटे में आ जाता है या 4-5 घंटे के बाद आता है, कुछ पता नहीं है। यानी एक कंटेनर को लेने के लिए या एक रॉ मटेरियल को लेने के लिए एक ट्रक को ये समझ लें 8 बजे अगर वो सुबह एंटर हो रहा है पोर्ट के अंदर तो वो वापस आते आते शाम के उसको 5 या 6 बज जाते हैं। तो अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए कि हमें वहीं से जो है हमारा जो एजेंट है, शिपिंग एजेंट है, वो तमाम चीजें जो है वो मूव करे आगे कि भाई ये वेसल है, ये इसके ऊपर कंटेनर है, ये कंटेनर का नंबर है, ये आपका गेट पास है, बस आप डायरेक्ट जाइए उठाइए और वापस निकलिए। यानी अभी तक हम उसी मैनुअल पे ही चल रहे हैं। यही वजह है कि आज तक जो है वो हम एक जहाज को जो है वो डी स्टफ करने के लिए 3 से 4 दिन लगा देते हैं। ठीक है ना, जहाज अगर 300 कंटेनर भी लेके आया है तो वो डी स्टफिंग करने में 2-2.5 दिन ले लेता है। वजह उसकी सिर्फ यही है कि आपके पास वो मैनुअल सिस्टम पड़ा हुआ है, आपके पास वो निज़ाम ही नहीं है कि जी क्रेन ने उठाया डाला और वो कंटेनर लेके बाहर निकला, फिर वो दूसरा लगा उसी आधे घंटे के अंदर उसने फिर उठाया और निकला, वो जहाज आपका 6-8 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे में 15 घंटे में फारिग हो जाए। ऐसा नहीं आज भी नहीं हो रहा। तो ये इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मैं ये समझता हूँ। और थोड़ा सा हमारे पास जो है वसाइल तो बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम उन वसाइल को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम डिजिटलाइज की तरफ चले जाते हैं, अगर हम अपनी फ्लीट मैनेजमेंट को डिजिटलाइज कर लेते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये समझ लें कि 40% 50% अपनी कॉस्ट भी सेव करेंगे। ठीक है, और हमारी जो ऑपरेशन हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनहेंस भी हो जाएंगे। अच्छा अनीस साहब ये बताइए थोड़ा सा कॉर्पोरेट प्लानिंग के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो चीज़ है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है वो कितनी अहम है इस वक्त? हफीज़ साहब कॉर्पोरेट प्लानिंग तो यूँ समझ लेंगे। मेरा सवाल जो है सॉरी मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि आपने 2 मल्टीनेशनल कंपनीज में आपने जेम्स फिनले में आपने काम किया है, आपने सिमंस पाकिस्तान में काम किया आपने, तो वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्ट के एरिया में आप रहे हैं और आप वहाँ पे तो वहाँ पे कॉर्पोरेट प्लानिंग का आपने किस तरीके से आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देखी है? और वो चीज़ अब आप ब्रीफ पाकिस्तान के अंदर हैं। ब्रीफ में मैं कॉर्पोरेट प्लानिंग नहीं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि भाई वहाँ पे क्या ऐसी जो हमारी लोकल कंपनीज हैं क्या वो कॉर्पोरेट प्लानिंग की तरफ तवज्जो दे रही हैं? जी बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए कंपैरिजन। असल में हम जो है ना अभी तक हफीज़ भाई थोड़ा सा माजरत के साथ कि हम अभी तक मैनुअल ही हैं, हम अभी तक मैनुअल है कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर भी। उसके अंदर भी यही है कि जिस तरह जो है वो मतलब मैं आपको इस तरह बताऊं कि आपको जो है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग सबसे पहले करने के लिए सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है ना, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग साइड पे हैं या इंडस्ट्री साइड पे हैं तो सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव है। आपको कंपनी ने प्लानर्स जितने भी हैं कंपनी के जितने भी प्लानर्स होते हैं उन प्लानर्स को जो है कंपनी अपनी जो है वो फोरकास्ट देती है। ठीक है जनाब, हमारा लेट सपोज हमें जो है वो पेंसिलें बनानी है या हमें जो है वो रबर बनाने, तो अब मिसाल के तौर पर बनाने तो उसकी एक पूरी फोरकास्ट है, उसका एक पूरा बजट है, उसका एक पूरा हमारे पास जो इस वक्त मतलब रॉ मटीरियल लेने से लेकर
फिनिश गुड तक जाने तक, यानी होलसेल और फिर उसके बाद रिटेल तक जाने तक हमारे पास ये चीज़ कितने की प्रोडक्ट पड़ रही है। सबसे पहले तो प्लानर जो है उसको प्लान करेगा, फिर उसके बाद जो है उसको फोरकास्ट दी जाती है कि जनाब वाला आपके ऊपर ये आपके वसाइल हैं, ठीक है, ये आपका बजट है, इसमें रहते हुए काम करता है। ठीक है। अब उस कॉर्पोरेट प्लानिंग में हम उस वक्त तो वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है ना, कि हाँ जी मेरे पास ये बजट है, मुझे इसमें रह के काम करना है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को ये जाना है, फिर इस आगे जाना है, फिर होलसेलर में, फिर रिटेलर में, तो ये सारी चीज़ें तो फाइनलाइज हो जाती हैं और उसके ऊपर काम भी शुरू हो जाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग साइड है तो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, इंडस्ट्री साइड है तो भी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप दूसरे एंड के ऊपर देखें तो आप 15 दिन के फौरन बाद जो है वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो अप हो जाती हैं, ठीक है, गैस की प्राइसेस जो है वो अप हो जाती हैं, ठीक है। अब जो वो जो फ्लक्चुएशन है, वो जो आपका बीच का गैप आ रहा है, अगर लेट सपोज 250 रुपये लीटर के हिसाब से प्लान किया गया था कि ये गुड्स जो है वो यहाँ तक पहुँचेगी और इतने तक पे हमें पड़ेगी, अब वो पता चलता है कि 250 रुपये नहीं, आज का रेट जो है वो 260 रुपये पेट्रोल का है, तो अब आपकी प्लानिंग सारी जो है वो धरी की धरी रह जाती है एक तरीके से। लेकिन जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इंडस्ट्री हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हैं, आपको मार्केट में कॉम्पीट तो करना है। अब आप उस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे कि ठीक है जी 10 रुपये लीटर या बढ़ गई है, या गैस की प्राइस 10 रुपये CBU बढ़ गया है, तो मुझे जो है उस हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री तो गैस और इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रही है, आपके पास दूसरे तो कोई रिसोर्सेज है नहीं ना जिससे आप इंडस्ट्री को चला सकें। तो आपको जो इंडस्ट्री को चला रहे हैं वो आप उस चलाई गैस और बिजली से हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान से जितनी भी टेक्सटाइल्स हैं, खास तौर पे टेक्सटाइल सेक्टर जो वो मूव हो रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल टोटली गैस पे और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही बेस करता है। उसकी एक मशीन नहीं चल सकती जब तक इलेक्ट्रिसिटी या गैस उसको मैसर ना आए, और यहाँ पे या तो गैस का फुकदान है, और अगर इंडस्ट्री को गैस और बिजली दी भी जा रही है तो वो उस हिसाब से दी जा रही है कि जनाब एक तो उसके रेट्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो यहाँ से जो मूव हो रही है बिलखुसूस टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसकी वजह यही है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री मूव हो रही है ज़्यादातर बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्यों मूव हो रही है कि बांग्लादेश कह रहा है कि जी आओ हमारे पास इन्वेस्ट करो और हमसे सब्सिडी लो। इसी तरह इंडिया कह रहा है कि जी आओ हमारे साथ इन्वेस्ट करो और हम भी आपको ज़मीन भी देंगे, वर्कफोर्स भी देंगे, आपको मशीनें भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इसका फुकदान है जिस पर गवर्नमेंट को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वरना एक टाइम ये था कि मैं जब शिपिंग में काम कर रहा था, एक टाइम ये था, उस वक्त 22 बरतें हुआ करती थी, 18 थी, फिर उसके बाद 20 हुई, फिर 22 हो गई। इस तरह वो 2-3 बरतें अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन ने ले ली, कुछ जो है वो और 2-3 लोगों ने ले ली। तो टोटल उन बर्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने वो वक्त देखा है हफीज साहब कि एक जहाज जो है वो अपनी डिस्चार्जिंग या लोडिंग खत्म नहीं कर रहा होता तो दूसरा जहाज एंकरेज के ऊपर खड़ा हुआ होता था कि जी ये हटेगा तो मैं लगूंगा और मैं जो है वो फिर करूंगा। उसके बाद फिर देखते थे अब्रेस्ट के ऊपर भी जहाज लगे हुए होते थे। बहुत समटाइम्स ऐसा भी हमने देखा कि एक जहाज पोर्ट पे काम कर रहा है और दूसरा जहाज के बराबर में लगा है कि ये हटेगा तो मैं लगूंगा। ये वाली हमने सिचुएशन भी देखी है हमने इन अर्ली 90s और अर्ली 2000 में, ये वाली सिचुएशन भी थी। लेकिन आज अगर आप कभी जाना हो पोर्ट के ऊपर तो आप देखेंगे कि बहुत कम जो है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो इन्हिसार है वो इंपोर्ट पर ही है। एक्सपोर्ट तो हम समझ लें, मैं समझता हूँ कि 20-30% ही कर रहे होंगे पर एनम, लेकिन हमारा जो बेसिक इन्हिसार जो है वो इम्पोर्ट है, जिसके अंदर वैसी बातें लॉसेस सामने आते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा अनीस साहब, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़रा आप मुझे अपना 35 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है इसी फील्ड के अंदर, आपका लॉजिस्टिक्स, मैरीन क्लेम्स, कॉर्पोरेट प्लानिंग के अंदर, आप अगर कोई जो नए लोग आना चाह रहे हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओवर टू यू प्लीज़। मैं नए यूज़र्स को, नए आने वालों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर होनी चाहिए, और हमारी सबसे पहले वर्कफोर्स जो है उसको ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस करे कि आपकी जो वर्कफोर्स हो, जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हों, जो उस चीज़ के ऊपर काम करने वाले हों, वो टोटली जो है वो ट्रेंड हो। जब तक ट्रेंड लोग आगे नहीं आएंगे तो जिस तरह मैंने अभी अपने पॉडकास्ट में कहा कि वो मैनुअल सिस्टम जो है वो चल रहा है, वो मैनुअल सिस्टम ही चलता रहेगा और हम डिजिटलाइज की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। हम थोड़ा बहुत मूव हुए डिजिटलाइज पे, लेकिन हमें इस वक्त जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमें 100% डिजिटलाइज की तरफ मूव हो जाना चाहिए था, लेकिन हम चूंकि नहीं हो पाए हैं। उसकी बेसिक वजह यही है कि हमारे पास जितना भी इस वक्त जो है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग हैं वो फुल ट्रेंड नहीं है, और उनकी ट्रेनिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी चीज़ों को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच अनीस साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
आपने जो है बहुत ही ज़बरदस्त आपके साथ डिस्कशन रहा, इंसाइटफुल शुक्रिया डिस्कशन रहा। आपने मुझे आपका लग रहा था कि मैंने शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम कंस्ट्रेन है, क्योंकि आपके पास 35 इयर्स एक्सपीरियंस है। अभी तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी सब बात करने के लिए, लेकिन चूंकि टाइम का फुकदार है। लेकिन मैं आपसे जो है एंड में ये चाहूँगा कि आपका कुछ आपने बिहाइंड द सीन आपने मुझे जिक्र कर रहे थे कि आपका कुछ स्पोर्ट्स के हवाले से भी आपकी कोई एक पैशन है आपका, तो उसको ज़रा जल्दी से क्विकली आप हमें ज़रा उसको 2 मिनट में रैप करते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हॉकी बहुत खेली अल्हम्दुलिल्लाह एज अ गोलकीपर, और मैंने जो है वो अपने इंटर स्कूल्स को रिप्रेजेंट किया, इंटर कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, इंटर यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की। फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी जब गया तो कराची यूनिवर्सिटी से खेला, फिर उसके बाद कराची 18 खेला, कराची 20 खेला, फिर उसके बाद सिंध खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हॉकी मैंने खेली, लेकिन चूँकि मैं ये समझता हूँ कि आजकल हॉकी नहीं खेली जा रही है। उसकी बेसिक वजह ये है कि हमारे ज़माने में जो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सबसे बड़ा जो लोगों को बेनिफिट होता है लड़कों को खेलने का, वो जान तो मर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक सबसे जो मेन उसका जो चार्म नजर आ रहा होता है वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस जान मारने का मुझे सिला मिलेगा। वो सिला मुझे मिलेगा किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर मुझे जॉब मिलेगी, जैसे अजी हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, PIA, वाबरा, KWSP वगैरह वगैरह। तो वो उस वक्त वो चीज थी, तो लोगों के अंदर रुझान भी था, नए आने वाले बहुत पैशन से खेलते भी थे और अपने आप को मनवा के नौकरियां और डिपार्टमेंट से खेल के फिर पाकिस्तान कैंपों की तरफ जाते थे। लेकिन अब चूंकि वो चीज खत्म हो गई है, इंटर डिपार्टमेंटल हॉकी जो है वो खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ क्लब लेवल पे रह गई है। क्लब पे खेलिए, क्लब पे खेल के रीजन से खेलिए, रीजन से खेल के अगर आपको किसी ने नजर करम आपके ऊपर कर दी तो आप जो है वो कैंप पाकिस्तान का जो है वो आपको बुला लिया जाएगा, अदरवाइज आप वहीं खेलिए और वहीं खेल के खत्म कर दीजिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए तमाम डिपार्टमेंट्स को कि एक यही बेनिफिट, एक यही चीज़ होती है जो लड़का इतनी मेहनत कर रहा होता है, उसका मेन बेनिफिट, उसका मेन जो उसको जो हासिल होता है वो यही होता है कि जनाब मुझे इसके अगेंस्ट में जो मैंने किया है कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मुझे नौकरी की शक्ल में, जॉब की शक्ल में मुझे मिलेगा, जो नहीं मिल रहा आजकल के दौर में। तो ये डिपार्टमेंट्स को इन चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है, वरना हमारे पास बेहिसाब टैलेंट है। मैं आज भी कभी कभार ग्राउंड जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हम तो कुछ नहीं थे और बहुत छोटे लेवल पे थे, लेकिन आज का जो लड़का खेल रहा है वो बहुत उम्दा खेल रहा है, लेकिन चूंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एक तो महंगाई की वजह से उसके पास वो वसाइल नहीं है कि वो अपने आप को दिखा सके। ठीक है, तो हम उस चीज़ को नहीं, मतलब ये है कि हमारा लड़का ज़ाया हो रहा है, मैं ये समझता हूँ, जो थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। ठीक है, सही, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त जो हॉकी के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो कि इसको टेक केयर कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है मेरे पास है, तो वो इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रा कंसिडर करेंगे, बिकॉज ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास यूथ जो है वजह इसके कि गलत कामों में पड़े हैं, तो आप उनको स्पोर्ट्स के अंदर लेके आएँ, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है कि उनको हम स्पोर्ट्स की तरफ पुल करें। अनीस साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो डिस्कशन हुआ है काफ़ी फ्रूटफुल, बड़ा इंसाइटफुल रहा है, और अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नए मेहमान और नए गेस्ट के साथ, नए प्रोग्राम के साथ फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है वो इनवाइट किया, थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे अपने इजहार जज्बात के और अपने काम का इजहार करने का मौका दिया, तो मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ। थैंक यू, और अल्लाह ताला आपको और जो तरक्कियों की मंजिल तक पहुँचाए और आपका चैनल इसी तरह फूले फले। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अनीस साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने संडे के दिन आपने टाइम निकाला और अपना हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अच्छी इंसाइटफुल डिस्कशन रही आपके साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू अनीस भाई, बहुत शुक्रिया।